गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक कलश जो कि आपकी व्याकरण भाग की पाठ्य पुस्तक है उसके पाठ 2 वर्ण विचार का दोहरान कार्य करने जा रहे हैं। वर्ण विचार, वर्ण अर्थात भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं। भाषा अर्थात विचारों के आदान प्रदान का जो माध्यम है उसे हम भाषा कहते हैं और उसी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। वर्ण के 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर, व्यंजन तथा अयोगवाह। स्वर वर्णों की संख्या 11 है और व्यंजन वर्णों की संख्या 33 यानी 33 है। अयोगवाह की संख्या 4 बताई गई है। इस प्रकार से वर्ण है। स्वर वर्ण को वैसे तो 3 भागों में विभाजित किया जाता है, लेकिन हिंदी भाषा में 2 ही भागों का प्रयोग किया जाता है। 3 भाग कौन से हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। लेकिन प्लुत स्वर का प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है, हिंदी भाषा में नहीं। ह्रस्व स्वरों की संख्या है 4। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4 और दीर्घ स्वरों की संख्या है 7। ह्रस्व स्वर 4 कौन कौन से हैं? अ, ई, उ तथा री। दीर्घ स्वर हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ तथा औ। ये 7 दीर्घ स्वर हैं। ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री। प्लुत स्वर संस्कृत भाषा में प्रयोग होता है, हिंदी में नहीं। व्यंजन वर्णों को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है 4 और ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी है 4। अंतस्थ स्पर्श व्यंजन है क से म तक। क से म तक के जो वर्ण हैं क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, छ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म और ये सब हैं स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में आते हैं य, र। अंतस्थ व्यंजन है य, व, र और ल। यह है र। लेकिन इसका हिंदी वर्णमाला में जो क्रम है वो है य, र, ल, व। लेकिन जब हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन तो इनका क्रम चलता है य, व, र, ल। जब हम कहते हैं हिंदी वर्णमाला में किस प्रकार होंगे अंतस्थ व्यंजन, तो वहां पे क्रम होगा य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन है 4 श, स और ह। ये 4 ऊष्म व्यंजन है। अयोगवाह में 4 कौन कौन से हैं? विसर्ग, विसर्ग अर्थात जिस प्रकार आगे आप ये 2 बिंदु लगा देते हैं उसे विसर्ग कहा जाता है। अनुस्वार, अनुस्वार इस प्रकार से जब हम ऊपर बिंदु लगा देते हैं। इसके पश्चात है अनुनासिक,
अनुनासिक जिसमें ऊपर चंद्र बिंदु आती है, या जो अनुस्वार है उसे भी अनुनासिक में ग्रहण किया जाता है। जिन्हें नाक से बोला जाता है उसे हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण नासिका के सहयोग से होता है उन्हें अनुनासिक कहा जाता है। एक है आगत, आगत ध्वनि, आगत ध्वनि जिसमें इस प्रकार से लगाया जाता है। जो अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, जैसे डॉक्टर, बॉल इत्यादि, इस प्रकार के शब्दों में अवगत ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके कुछ स्वरवर्ण वर्ण के 3 भेद हैं। इसके अतिरिक्त आपकी पाठ्य पुस्तक में, इसके अतिरिक्त आपकी पाठ्य पुस्तक में जो वर्ण दिए गए हैं कुछ अन्य वर्ण भी हैं, जैसे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिसमें दो विभिन्न व्यंजनों को, जिसमें स्वर रहित व्यंजन प्लस स्वर युक्त व्यंजन, असमान, यानी कि इधर तो स्वर रहित व्यंजन होना चाहिए और इधर स्वर युक्त व्यंजन होना चाहिए, लेकिन असमान, जो इधर आया वो नहीं आना चाहिए। जैसे कि आधा क, आधा श प्लस अ। अब यहाँ पे ये स्वर वर्ण इसके साथ जुड़ जाता है और ये हो गया हमारा संयुक्त अक्षर, संयुक्त व्यंजन। इसी प्रकार से आधा त प्लस र प्लस अ त्र, तो ये संयुक्त व्यंजन है। इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके अतिरिक्त आपके पाठ्य पुस्तक में द्वितीय व्यंजन दिए गए हैं। द्वितीय व्यंजन में स्वर रहित व्यंजन और स्वर युक्त व्यंजन, लेकिन समान। जब इधर स्वर रहित व्यंजन है और आगे स्वर युक्त व्यंजन है, लेकिन समान होना चाहिए, जो देने में है वो इधर होगा, तो उसे द्वितीय व्यंजन कहा जाता है। जैसे आधा च और पूरा च, इसे लिख देते हैं हम इस तरीके से, तो ये द्वितीय व्यंजन कहलाता है। इसके अतिरिक्त आपकी पाठ्य पुस्तक में र के प्रयोग के बारे में भी बताया गया है। र वर्ण का प्रयोग आपने देखा होगा, किसी जगह र का प्रयोग इस तरीके से ऊपर किया जाता है, किसी जगह र का प्रयोग इस तरीके से नीचे किया जाता है, और कुछ वर्णों में इस तरीके से किया जाता है। तो जब स्वर युक्त व्यंजन के बाद में आधा र आए, अर्थात इसे हम इस प्रकार से समझते हैं, स्वर युक्त व्यंजन, फिर आधा र और फिर स्वर युक्त व्यंजन, तो ये जो आधा र होता है ये ऊपर जाके इस पे इस तरीके से प्रयोग में लिया जाता है। जब हम इसकी बात करते हैं, इसमें स्वर रहित व्यंजन, स्वर युक्त र और म, ये इस तरीके से होगा। अब ये र जो आधा होता है वो इस वर्ण में जाके जुड़ जाता है और इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। दोनों में अंतर देख लीजिए, यहाँ पे क पूरा है, र आधा है और म पूरा है, तो ये र म के ऊपर प्रयोग में लिया गया है। यहाँ पे क आधा है, र पूरा है और म पूरा है, स्वर युक्त है, पूरे का अर्थ है स्वर युक्त, तो ये र इसके नीचे इस तरीके से प्रयोग में लिया जाएगा। जब हम बात करते हैं इस तरीके की, तो जो ट वर्ण के
ट वर्ग के वर्ण है जिसमें इस तरीके का घूम आता है, जो ये नीचे घुमा हुआ है इस तरीके का आता है, तो वहां पर ये र इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। इसमें भी ट फिर र और फिर क इस तरीके से। तो र पूरा है, ट आधा है और इसे इस तरीके से नीचे लिखा जाता है। तो केवल जो ट वर्ग के वर्ण है जिसमें इस तरीके से घूम आता है, नीचे घुमा हुआ होता है, उस वर्णों में ये इस तरीके से नीचे प्रयोग में लिया जाता है। जैसे यदि ट वर्ग के वर्ण की हम बात करें ढ, तो ढ में भी इस तरीके से लगेगा। यदि हम ठ की बात करें तो ठ में भी इस तरीके से लगेगा, और यदि ड की बात की जाए तो ये ड में भी इस तरीके से प्रयोग में लिया जाता है। तो इस प्रकार से हम र वर्ण के प्रयोग को देखते हैं। साथ ही आपके पाठ्य पुस्तक में उच्चारण स्थान भी दिए गए हैं कि कौन से स्थान से कौन से वर्ण का उच्चारण किया जाता है। जैसे कंठ से हम उच्चारण करते हैं अ, कैवर्ग, ह और विसर्ग का, अर्थात अ वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है, जो हमारे यहाँ पे ये होता है इसे कंठ कहा जाता है। वहां से अ, कैवर्ग क, ख, ग, घ, ङ और है, और विसर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ। तो इस प्रकार से इनका उच्चारण स्थान देखना होता है। तो ये था आपका वर्ण विचार पाठ का दोहरान। गृह कार्य के रूप में आपको अपनी इस पाठ के साथ में एक रिवीजन वर्कशीट दी जाएगी, दोहरान वर्कशीट दी जाएगी, जिसे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। धन्यवाद।